नमस्ते। आज संभावना का लेक्चर 5 है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स यानी सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं बुक से बता रहा हूँ, जो 12th क्लास की गुजरात बोर्ड की जो बुक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्वाध्याय 1.1, ठीक है, यानी एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का पहला सवाल। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि आपको 3 सिक्के दिए गए हैं, तो उन 3 सिक्कों को उछालने पर उनका निर्धावकाश लिखना है, यानी 3 सिक्कों का निर्धावकाश लिखना है। सिंपल तरीका ये। तो मैं मान ले रहा हूँ कोई सिक्का 1 रुपये का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का। आप जानते हैं किसी भी सिक्के का निर्धावकाश क्या होता है, तो या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्के का भी हेड और टेल होगा, 2 रुपये के सिक्के का भी हेड और टेल होगा और 5 रुपये के सिक्के का भी हेड और टेल होगा। तो अब आपको इन तीनों सिक्कों का निर्धावकाश निकालना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि तीनों सिक्कों का निर्धावकाश क्या होगा? तो देखिए, तो आप तीनों सिक्का एक साथ उछालते हैं, ठीक है। तीनों सिक्के आप एक साथ उछालते हैं तो क्या हो सकता है? पहली संभावना क्या की कि तीनों क्या गिरे? हेड गिरे, ठीक है। ये संभावना हो सकती है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर दूसरी संभावना क्या हो सकती है? 2 हेड गिरे और तीसरा टेल गिरे, ठीक है। फिर उसी तरह तीसरी संभावना क्या हो सकती है कि हेड हो सकता है, टेल हो सकता है और फिर हेड हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो मतलब ऐसे तो कितनी संभावनाएं लिखनी पड़ेंगी, हमको तो पता नहीं कितनी लिखनी पड़ेंगी। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है। 8 क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए सिक्के कितने हैं? 3। एक सिक्के का निर्धावकाश कितना हो रहा है? 2। तो 3 सिक्कों का कितना हुआ? 8 हो गया। ओके, क्लियर। एक सिक्के का निर्धावकाश अगर 2 है तो 3 सिक्कों का कितना हो जाएगा? 8। ओके, तो हमको कितने संभावनाएं लिखने हैं 3 सिक्कों की? केवल 8। 8 से ज़्यादा नहीं लिखनी है, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका ये यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला। अगर आपको सिक्का पूछा गया है तो 2 पे घात n, ठीक है। जहाँ पे n क्या है? सिक्कों की संख्या है। ओके, तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है? 3 दी गई है। तो n बराबर कितना रखोगे आप? 3। तो जैसे ही आप n बराबर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पे घात 3, और 2 पे घात 3 क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। उसी तरह से हम इन तीन सिक्कों की संभावनाएं हम लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने 4 यहाँ लिखे और बाकी के 4 यहाँ लिखे। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस 4 में तो क्या हो रहा है? 2 बार हेड आ रहा है, देखिए, है ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 बार टेल आ रहा है। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक है कि देखिए 2 केस तो एकदम फिक्स है कि तीनों क्या गिर जाए? हेड गिर जाए, या तीनों क्या गिर जाए? टेल गिर जाए। तो ये तो आपको सिंपल है, आप लिख लोगे, ठीक है। या तो तीनों हेड गिर जाए या तीनों टेल गिर जाए। ओके, ये तो आप सिंपल है, लिख सकते हो। लेकिन बाकी का कैसे लिखना है आपको? तो आपको क्या करना है, अगर आप हेड से शुरू कर रहे हैं तो एक में तो पूरा हेड आ जाएगा, बाकी के 3 में क्या करना है आपको? 2 हेड लिखना है और 1 टेल लिखना है। बस उसकी पोजीशन चेंज कर देनी। देखिए मैंने इसकी पोजीशन बीच में ले ली है, फिर कॉर्नर पे ले ली है, ठीक है। उसी तरह यहाँ से एक तो आपको पता ही है कि तीनों टेल गिर जाए। बाकी के आपको 3 किस तरह से लिखने हैं? 2 टेल होने चाहिए, यानी 2 टी होने चाहिए, बाकी का 1 एच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 टेल किया, 1 एच किया है, फिर एच को बीच में ला दिया है, फिर एच को कॉर्नर पे कर दिया है, ठीक है। तो अब 3 सिक्कों का निर्धावकाश क्या होगा? जो उन 3 सिक्कों की संभावना होगी वही निर्धावकाश होगा, ठीक है। तो कितनी संभावनाएं बन रही है? तो 8 संभावनाएं बन रही है। तो उन 8 संभावनाओं को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। यू मैंने बताया था, ठीक है, निर्धावकाश इक्वल टू ये जो 8 टोटल हैं, ये पूरे के पूरे आप लिख दीजिए, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कहा गया कि पासा और सिक्के का आपको निर्धावकाश निकालना है। तो हम जानते हैं पासे का निर्धावकाश क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, और सिक्के का निर्धावकाश होता है HT, ठीक है। तो अगर आप पासा और सिक्का दोनों
पासे को फेंकते हैं और सिक्के को उछालते हैं, तो क्या संभावनाएं बन सकती है। तो देखिए इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है और मैंने इस तरफ पासाओं के नंबर लिखे हैं और इस तरफ सिक्कों के नंबर है, ठीक है। तो आप पहली बार सिक्का उछाल रहे हैं और एक उसी समय पासा भी उछाल रहे हैं, तो क्या संभावना हो सकती है, पासे में एक आ जाए और सिक्के में हेड आ जाए, तो एक ही संभावना हुई। फिर से आप दोनों को उछाल रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं और सिक्के को उछाल रहे हैं, तो क्या आ जाए, 2 आ जाए और हेड आ जाए। उसी तरह 3 आ जाए, तीसरी बार में 3 आ जाए, हेड आ जाए, 4 आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है, 5 हेड और 6 हेड, ठीक है। और उसी तरह लास्ट वाले में देखिए, अगर आप सिक्का उछाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हेड ही आए हर बार, ठीक है, टेल आ गया तो 1 और टेल, ठीक है, और दूसरी बार में सेकंड और टेल, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए कितनी संभावनाएं होगी, 12 टोटल, ठीक है। आपने एक बार पासा फेंका तो सिक्के के चांसेस क्या हो सकते हैं, तो पहला चांस ये हो सकता है कि एक आया और हेड है। दूसरी बार फेंका तो फिर से एक आया, लेकिन इस बार क्या आया, टेल, ठीक है। उसी तरह से दूसरी बार फेंका तो 2 आया और हेड आया, फिर 2 आया और टेल आया। समझ में आ रहा है। तो उसने पूछा है कि आपको इसका टोटल निर्धावकाश बताना है। देखिए सिंपल मैंने सिर्फ लिख दिया, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, उसी तरह नीचे वाले का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो सिक्के और पासे का दोनों का निर्धावकाश एक साथ पूछा है, तो दोनों का निर्धावकाश क्या बनेगा, तो ये 12 संभावना, ये पूरी की पूरी क्या बनेगी, निर्धावकाश। यानी आपको आंसर में ये यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, निर्धावकाश है। ओके, क्वेश्चन 1 का तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा कहा गया कि 5 व्यक्ति है, उसमें से यादृच्छिक रूप से 2 व्यक्तियों को लिया जा रहा है, तो आप उन 2 व्यक्तियों का संभावना लिखिए, ठीक है। तो प्रथम व्यक्ति में क्या मान रहा हूँ, ए है। अगर प्रथम व्यक्ति ए है, 5 व्यक्ति दिए गए हैं यहाँ पे, तो देखिए 5 व्यक्ति दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, टोटल कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है ए बी सी डी ई। तो अब आपको संभावना निकालनी है, तो आप उसको इस तरह से निकालेंगे कि प्रथम व्यक्ति आप मान लीजिए ए, और बाकी जो बच्चे हैं वो क्या है, द्वितीय व्यक्ति हैं, ठीक है, द्वितीय व्यक्ति ही होंगे। अगर ए प्रथम व्यक्ति है तो या तो द्वितीय व्यक्ति बी होगा, या तो द्वितीय व्यक्ति सी होगा, या तो द्वितीय व्यक्ति डी होगा, या तो द्वितीय व्यक्ति ई होगा। तो अब क्या संभावना बनेगी कि ए बी, तो प्रथम व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति है, फिर ए सी, फिर ए डी और ए ई, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। अब द्वितीय प्रथम व्यक्ति क्या मान रहे हैं हम, बी, ठीक है। तो द्वितीय व्यक्ति क्या होगा, ए को अब आपको नहीं काउंट करना है, क्योंकि आप ए को तो ऑलरेडी प्रथम व्यक्ति एक बार मान चुके, तो ये द्वितीय व्यक्ति अब नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि आपने इसको प्रथम व्यक्ति मान लिया ना एक बार, तो आप दूसरी बार नहीं द्वितीय व्यक्ति मान सकते इसे, ठीक है। तो आप प्रथम व्यक्ति क्या है, बी, तो द्वितीय व्यक्ति क्या होंगे, ए को तो मानना नहीं है, तो बचा क्या, सी डी ई, ठीक है। तो सी डी ई बचा है, तो क्या होगी इसकी संभावना, प्रथम व्यक्ति बी, द्वितीय व्यक्ति सी, बी डी बी ई, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हम क्या मान रहे हैं, प्रथम व्यक्ति क्या है, डी, सॉरी सी। तो अगर हम प्रथम व्यक्ति सी मान रहे हैं तो ए और बी को अब काउंट नहीं करना है द्वितीय व्यक्ति में, क्योंकि हमने उन्हें पहले ही प्रथम व्यक्ति में मान लिया था, इसीलिए उन्हें अब द्वितीय व्यक्ति में काउंट नहीं करेंगे, ओके। तो सी का प्रथम व्यक्ति है अगर, तो द्वितीय व्यक्ति क्या होगा, डी, और ये प्रथम व्यक्ति है तो द्वितीय व्यक्ति ई। तो देखिए सी और ई,
अब मैं प्रथम व्यक्ति मान रहा हूँ डी को, ठीक है। तो अगर मैं डी को प्रथम व्यक्ति मान रहा हूँ, इसका मतलब कि ए, बी और सी को हम द्वितीय व्यक्ति के रूप में नहीं ले सकते। ओके, क्लियर हो रहा है। तो अगर डी प्रथम व्यक्ति है और ए, बी, सी को तो ले ही नहीं सकते, तो बचा कौन? ई बचा। तो सिर्फ एक ही संभावना बनेगी यहाँ पे, तो डी ई। तो देखिए कुल संभावना क्या हो गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आप प्रथम व्यक्ति ए को मान रहे हैं तो टोटल संभावना बन रही है 4, उसके बाद बी को मान रहे तो 3, सी को मान रहे हैं 2 और डी को मान रहे तो 1। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ई को क्यों नहीं लिया प्रथम व्यक्ति के रूप में। तो अगर आप ई को प्रथम व्यक्ति के रूप में लेंगे तो आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5 ही व्यक्ति बोल रहे हैं। अब ए, बी, सी, डी को तो प्रथम व्यक्ति हम ले ही चुके हैं, तो इनको तो द्वितीय व्यक्ति ले ही नहीं सकते, तो कोई संख्या बचा ही नहीं है, तो ई को तो लेना बनता भी नहीं है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कुछ ऐसा कह रहा है कि 100 गुणांक की एक परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित पूर्णांक गुण का निर्देशांक लिखिए तथा उसके कुल निर्देश बिंदु की संख्या लिखिए। तो आप जानते हैं कि किसी भी स्कूल में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, आप भी देते हैं। तो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में क्या चांसेस हो सकते हैं बच्चों के नंबर आने के? तो पहला चांस तो यही हो सकता है कि 0 आए। दूसरा चांस क्या हो सकता है, 1 नंबर आ जाए किसी का 2 आ जाए, 3 आ जाए, 10, 15, 30, यानी टोटल हम निर्देशांक अगर निकालेंगे 100 गुण का यानी 100 मार्क्स का, ठीक है, तो क्या निर्देशांक निकलेगा 0 से लेके 100 तक, क्योंकि 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी संख्या आ सकती है। 0 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, और उसके बीच की कोई भी संख्या आ सकती है। किसी भी विद्यार्थी का कोई भी नंबर आ सकता है, आप एग्ज़ाम देते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स का अगर मैं निर्देशांक निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या निर्देशांक निकलेगा 0 से लेके 100 तक, क्योंकि 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। ओके, और पूछा है उसने निदर्श बिंदु। तो निदर्श बिंदु देखिए 1 से लेके 100 तक तो 100 हुआ। ठीक है, अब 0 को भी काउंट करना है, क्योंकि किसी का 0 मार्क्स भी तो आ सकता है ना। तो 100 तो यहाँ से हो गए, 1 से लेके 100 तो 100 तो हो ही गया। बचा कितना, ये इसको भी तो गिनना है, तो कितना हो जाएगा 101। तो निदर्श बिंदु कितने होंगे 101। 100 मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि 0 को भी हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, इसलिए कितना हो जाएगा 101। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ इसके पहले के जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए उनको देख लें, ताकि आपको ये वीडियो और क्लैरिटी के रूप में आपको दिखाई दे या आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू।